नमस्कार, मैं प्रोफेसर जया कावड़े जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा लेक्चर है बीकॉम फाइनल ईयर हिंदी मीडियम के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, इसके पहले लेक्चर में हमने अमलगमेशन का प्रॉब्लम नंबर 3 देखा था। 3 प्रॉब्लम हमारे अमलगमेशन को हो गए हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी रहेगी, वो लिंक ओपन करके प्रॉब्लम अपने कॉपी में लिख लेना है और सॉल्यूशन के लिए आगे का वीडियो आपको कंटिन्यू करना है। तो हम ये मान के चलते हैं कि आपके सामने प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम में क्या दिया गया है हम 2 मिनट में देख लेंगे और बाद में हम सॉल्यूशन को शुरुआत करेंगे। तो प्रॉब्लम में आपको बताया गया है कि 2 कंपनीज कैरीज ऑन सिमिलर बिजनेस डिसाइडेड टू amalgamate from 1st January 1990 into दास गुप्ता कंपनी लिमिटेड। मतलब 2 कंपनियां हैं, वो 2 कंपनियां अमलगमेट हो रही है कौन सी कंपनी में? दास गुप्ता कंपनी लिमिटेड में। तो वो 2 कंपनियां कौन सी है? तो उनकी बैलेंस शीट हमें दी गई है, उसमें से हमें समझना है कि वो जो कंपनी का अमलगमेशन हो रहा है उन कंपनियों की बैलेंस शीट हमें प्रॉब्लम में दी गई है। तो सबसे पहले आपको दिया है प्रॉब्लम में बैलेंस शीट ऑफ दास कंपनी और उसके बाद में दिया है बैलेंस शीट ऑफ गुप्ता कंपनी। तो 2 कंपनियां हैं जिसका अमलगमेशन हो रहा है, वो 2 कंपनियां हैं। पहली कंपनी है दास कंपनी और दूसरी कंपनी है गुप्ता कंपनी। बाद में आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन बताई गई है अमलगमेशन के बारे में। द शेयर कैपिटल ऑफ दास कंपनी लिमिटेड कंसिस्टेड ऑफ 4000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड। तो जो नई कंपनी होगी परचेसिंग कंपनी दास गुप्ता कंपनी, उसका ऑथराइज शेयर कैपिटल हमें दिया है 4000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, मतलब वो हो गया ₹4 लाख। तो वो है नई कंपनी का शेयर कैपिटल। उसके बाद आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में पैराग्राफ में बताया है, पहले तो उन्होंने दास कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, उसके बारे में आपको उसके बाद आपको गुप्ता कंपनी की एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। तो वो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो हमें असेट्स के बारे में बताया गया है कि कौन सी असेट्स कौन सी वैल्यू पे टेकन ओवर की है। और देन दूसरे पैराग्राफ में गुप्ता कंपनी का बताया है कि गुप्ता कंपनी की कौन सी असेट्स कितनी वैल्यू पे ली है। तो उसका जो असेट्स का जो अग्रीड वैल्यू है, जिस वैल्यू पे परचेसिंग कंपनी दोनों कंपनियों की असेट्स टेकन ओवर कर रही है, वो वैल्यू हमें प्रॉब्लम में दिया गया है। और उसके बाद थर्ड पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि दास गुप्ता कंपनी जो है, मतलब नई अपनी परचेसिंग कंपनी जो है, वो कंपनी परचेस कंसिडरेशन कैसे पे करने वाली है। तो उसमें बताया गया है आपको दास गुप्ता कंपनी वॉज टू पे इट्स फुल्ली पेड अप शेयर्स अगेंस्ट परचेस कंसिडरेशन ऑफ दास कंपनी। मतलब कि दास कंपनी का परचेस कंसिडरेशन पे करने के लिए दास गुप्ता कंपनी मतलब परचेसिंग कंपनी अपने फुल्ली पेड अप शेयर्स इशू करने वाली है। और उसके बाद में बताया गया है भाई 1200 फुल्ली पेड अप शेयर्स एंड बैलेंस इन कैश was payable to गुप्ता कंपनी लिमिटेड। और गुप्ता कंपनी को 1200 शेयर्स देने वाली है और बचा हुआ जो अमाउंट है वो कैश में देने वाली है। तो इस तरह से हमें परचेस कंसिडरेशन का पेमेंट दिया गया है। और आपको क्वेश्चन में पूछा गया है पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ दास कंपनी लिमिटेड एंड शो द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ दास गुप्ता कंपनी लिमिटेड। तो क्वेश्चन में आपको दास कंपनी की जर्नल एंट्रीज पूछा गया है और ओपनिंग बैलेंस शीट दास गुप्ता कंपनी की पूछी गई है। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करेंगे। नेट असेट्स के थ्रू हमें परचेस कंसिडरेशन यहाँ पे कैलकुलेट करना है। और उसके बाद जो फर्स्ट पोर्शन है जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ दास कंपनी लिमिटेड, वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे। और जो बचा हुआ पार्ट है ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ दास गुप्ता कंपनी लिमिटेड, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे कि जो हमें सॉल्यूशन का हमारा सबसे जो महत्वपूर्ण पार्ट है नेट असेट्स का कैलकुलेशन करना और उसके थ्रू परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करना। यहाँ पे हमें परचेस कंसिडरेशन की अमाउंट क्लियरली दी हुई नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें मोड ऑफ पेमेंट दिया हुआ है। तो मोड ऑफ पेमेंट के लिए हमें सबसे पहले नेट असेट्स का कैलकुलेशन करना है। तो नेट असेट्स का कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो नेट असेट्स के कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले
हमें असेट्स टेकन ओवर लेना पड़ता है। तो जो असेट्स परचेसिंग कंपनी ने जो असेट्स दास कंपनी की या गुप्ता कंपनी की जो असेट्स टेकन ओवर की होंगी और जिस वैल्यू पे टेकन ओवर की होंगी उस वैल्यू पे नेट असेट्स का कैलकुलेशन करते वक्त हमें असेट्स लेना है। तो यहाँ पे हमने जो असेट्स है वो पहले से लिख रखी है, लेकिन अब जिस वैल्यू पे वो परचेस कर रही है, परचेसिंग कंपनी जिस वैल्यू पे वो असेट्स टेकन ओवर कर रही है, तो उस वैल्यू पे हमें वो सारी की सारी असेट्स लेना है। तो सबसे पहले देखेंगे दास कंपनी के बारे में। पहले पैराग्राफ में एडिशनल इंफॉर्मेशन के पहले पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि दास कंपनी की जो असेट्स है वो कौन सी असेट्स कौन सी वैल्यू पे लेना है। तो सबसे पहले देखेंगे दास कंपनी का और उसके बाद में देखेंगे गुप्ता कंपनी का। तो दास कंपनी के बारे में हमें बताया गया है, दास कंपनीज गुडविल वाज नॉट टेकन ओवर एट बुक वैल्यू। मतलब कि दास कंपनी की जो गुडविल है वो दास कंपनी की गुडविल बुक वैल्यू पे टेकन ओवर नहीं की है। तो क्या बताया गया है उसके लिए आगे बताया गया है, एंड वाज टू बी वैल्यूड ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो वो जो गुडविल है वो गुडविल का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है 2 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो अब सबसे पहले हमें गुडविल का कैलकुलेशन करने के लिए एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, आपको 3 इयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है। पहला है 20,400, नेक्स्ट दिया है 21,400 एंड बाद में है 26,000। तो इन तीनों साल का जो प्रॉफिट दिया है उस पे से हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद जो हमारा एवरेज प्रॉफिट आएगा उससे अगर हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट बोला है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमारा गुडविल का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो देन उसके बाद में बताया है गुडविल हम लास्ट में लेंगे। सब असेट्स हमने पहले लिख ली है, उसके बाद में हम लास्ट में यहाँ पे गुडविल लेंगे। देन उसके बाद आपको बताया गया है द वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड कार वाज टू बी रिड्यूस बाय ₹15,000 एंड ₹2,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब कि आपको जो मशीनरी और कार का जो वैल्यू दिया गया है बैलेंस शीट में, उनका जो मशीनरी और कार का वैल्यू है वो मशीनरी का वैल्यू ₹15,000 से रिड्यूस करना है और कार का जो वैल्यू है वो आपको ₹2,000 से रिड्यूस करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे मशीनरी का वैल्यू दिया है हमें बैलेंस शीट में 50,000। अगर हम वो 50,000 में से 15,000 रिड्यूस करेंगे तो हमारा यहाँ पे मशीनरी का वैल्यू आ जाएगा 35,000, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू दिया है 50,000, उसमें से हमें 15,000 रिड्यूस करना है, तो हमारा मशीनरी का जो अग्रीड वैल्यू है वो आ जाएगा 35,000। देन दिया है आपको कार। तो कार के बारे में बताया गया है कि जो कार का वैल्यू है उसमें से 2,000 रिड्यूस करना है। तो 2,000 अगर हम कार की वैल्यू में से रिड्यूस करेंगे तो हमारी कार की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 18,000। ठीक है, देन उसके बाद में आपको बताया गया है पेटेंट्स वेयर वैल्यूड एट 50%। जो पेटेंट्स का वैल्यू है वो पेटेंट्स हमें 50% लेना है। तो पेटेंट्स का वैल्यू हमें दिया गया है क्वेश्चन में 15,000 के 50% हो जाएगा 50% हो जाएगा हमारा 7,500। तो पेटेंट्स लेना है हमें 50%। देन नेक्स्ट आपको बताया गया है एंड स्टॉक वॉज वैल्यूड एट ₹34,800 और हमें स्टॉक का वैल्यू दिया गया है वो डायरेक्टली दिया हुआ है 34,800। तो स्टॉक हम लेंगे 34,800 और जो बाकी की जो असेट्स है उसका वैल्यू हमें दिया नहीं है, तो वो बैलेंस शीट में जो वैल्यू होगा उसी वैल्यू पे मतलब बुक वैल्यू पे वो बाकी की असेट्स टेकन ओवर की जाएंगी। तो कैश एंड बैंक का बैलेंस कितना है हमारा 18,100। देन गुडविल है, तो गुडविल का कैलकुलेशन हम करेंगे। तो गुडविल का जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो मैं यहाँ पे आपको रफ में गुडविल का कैलकुलेशन करके बताऊंगी। गुडविल का कैलकुलेशन हमें करना है एवरेज प्रॉफिट के 2 टाइम्स। तो हमें सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको तीनों साल का प्रॉफिट लेना पड़ेगा। तो तीनों साल का प्रॉफिट है हमारा, फर्स्ट है 20,400, उसमें प्लस होगा दूसरे साल का 21,400 और उसमें और प्लस होगा
20,000, ठीक है। तो एवरेज डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है और उसका एवरेज हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे इनका जो प्लस करेंगे हम 20,400, उसमें ऐड करेंगे 21,400 और उसमें प्लस करेंगे 26,000, तो हमारा वैल्यू आएगा 67,800 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 22,600। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 22,600। तो ये हमारा गुडविल है क्या? नहीं, गुडविल हमें कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट के 2 टाइम्स। तो यहाँ पे गुडविल की वैल्यू हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया है हमारा 22,600 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमारा गुडविल का वैल्यू आ जाएगा 45,200। 45,200 गुडविल आया है हमारा 45,200। इसे हम नेट असेट्स का कैलकुलेशन करते वक्त लेंगे। गुडविल 44,200, 44,200 यहाँ पे है गुडविल 44,200, ठीक है। अब जो असेट्स का रिवाइज्ड वैल्यू दिया था उन सब असेट्स का रिवाइज्ड वैल्यू हमने लिख लिया है, और जिन असेट्स का रिवाइज्ड वैल्यू दिया हुआ नहीं है वो असेट्स हमें बुक वैल्यू पे लेनी है। तो कैश एट बैंक हमें बुक वैल्यू पे लिया है, गुडविल लिख लिया है, रिवाइज्ड वैल्यू 45,200। देन है डेटर्स का रिवाइज्ड वैल्यू दिया हुआ नहीं है तो हम बुक वैल्यू पे लेंगे 8,400। नेक्स्ट स्टॉक का वैल्यू दिया हुआ था रिवाइज्ड वैल्यू 34,800। मशीनरी का वैल्यू आया था हमारा 35,000। कार का रिवाइज्ड वैल्यू आया था 18,000। उसके बाद में है बिल्डिंग का रिवाइज्ड वैल्यू दिया हुआ नहीं है तो जो बुक वैल्यू पे है बिल्डिंग वो बुक वैल्यू हम लेंगे 70,000। और उसके बाद में पेटेंट्स का रिवाइज्ड वैल्यू 50% लिया हुआ है हमने और गुडविल आया है हमारा 45,200। इस तरह से हमारा बिल्स रिसीवेबल बाकी रहा है। बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट है हमारा 7,000। तो बिल्स रिसीवेबल के बारे में हमें क्वेश्चन में कुछ भी बताया नहीं है तो बुक वैल्यू पे हम बिल्स रिसीवेबल लेंगे। तो इस तरह से सब एसेट्स का रिवाइज्ड वैल्यू हमने ले लिया। अब टोटल असेट्स टेकन ओवर कैलकुलेट करेंगे। तो जितनी भी असेट्स है वो टोटल असेट्स टेकन ओवर हो जाएगा दास कंपनी लिमिटेड का 2,44,000। अब टोटल असेट्स टेकन ओवर में से हमें टोटल लायबिलिटीज मतलब एक्सेप्टेड लायबिलिटीज माइनस करना है। तो एक्सेप्टेड लायबिलिटीज हम देखेंगे तो यहाँ पे क्लियरली बताया गया नहीं है कि कौन सी लायबिलिटी एक्सेप्ट की है और कौन सी लायबिलिटी एक्सेप्ट नहीं की है, लेकिन यहाँ पे दोनों कंपनियों का बिजनेस मिला के नया बिजनेस बन रहा है। तो यहाँ पे हमें समझना है कि जो लायबिलिटी दी हुई है वो लायबिलिटी परचेसिंग कंपनी एक्सेप्ट करने वाली है। तो यहाँ पे लायबिलिटी कौन कौन सी है? डिबेंचर से बिल्स पेएबल है, और उसके बाद में आपको दिया है क्रेडिटर्स। तो डिबेंचर्स हम लेंगे। डिबेंचर्स का वैल्यू कितना है दास कंपनी का 29,000। देन बिल्स रिसीवेबल का वैल्यू दिया है हमें 5,000 और उसके बाद में क्रेडिटर्स का वैल्यू दिया है हमें 10,000। तो टोटल कुल मिला के हमारा टोटल लायबिलिटीज एक्सेप्टेड हो जाएगा 44,000। टोटल लायबिलिटीज एक्सेप्टेड हो जाएगा हमारा 44,000। अब नेट असेट्स हमें निकालना है। तो नेट असेट्स के लिए जो हमारा टोटल असेट्स टेकन ओवर आया है वो टोटल असेट्स टेकन ओवर में से ये हुआ हमारा बी और ये ए और बी। टोटल असेट्स टेकन ओवर में से अगर हम टोटल लायबिलिटीज एक्सेप्टेड माइनस कर देंगे तो हमारा नेट कंसिडरेशन आएगा। नेट कंसिडरेशन 2,44,000 में से अगर हम 44,000 माइनस करते हैं तो यहाँ पे हमारा नेट असेट्स आएगा ₹2 लाख। तो यहाँ पे दास कंपनी का नेट असेट्स है 2 लाख, यही हमारा परचेज कंसिडरेशन है। तो दास कंपनी का परचेज कंसिडरेशन कितना आया है हमारा ₹2 लाख। क्लियर है? अब देखेंगे हम गुप्ता कंपनी का। तो गुप्ता कंपनी की जो असेट्स का रिवाइज्ड वैल्यू दिया है वो भी हमें क्वेश्चन में दिया गया है। सेकंड पैराग्राफ में उसमें बताया गया है बिल्डिंग एंड मशीनरी ऑफ गुप्ता कंपनी लिमिटेड वेयर वैल्यूड एट ₹85,000 एंड ₹40,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब बिल्डिंग एंड मशीनरी का रिवाइज्ड वैल्यू है। बिल्डिंग का रिवाइज्ड वैल्यू दिया हुआ है हमें 85,000। तो रिवाइज्ड वैल्यू हम नेट असेट्स का कैलकुलेशन
कैलकुलेशन करते वक्त ले लेंगे। बिल्डिंग का रिवाइज वैल्यू दिया है हमें 85,000। देन मशीनरी का रिवाइज वैल्यू दिया है 40,000, तो मशीनरी देखेंगे, मशीनरी का रिवाइज वैल्यू है 40,000, ठीक है। और उसके बाद में आपको बताया गया है नथिंग वॉज पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ गुडविल, तो गुडविल के लिए कुछ भी पे किया नहीं है, तो यहाँ पे गुडविल की अमाउंट नहीं आएगी। बाकी जो असेट्स हमारी बची हुई है उन असेट्स का जो बुक वैल्यू होगा गुप्ता कंपनी लिमिटेड में, वो बुक वैल्यू पे हम वो असेट्स लेंगे। तो कैश एट बैंक का बुक वैल्यू दिया गया है बैलेंस शीट में हमें 19,300। देन डेटर्स का बुक वैल्यू दिया है हमें 13,700। देन बिल्स रिसीवेबल दिया है हमें 14,000, तो बिल्स रिसीवेबल आ जाएगा हमारा 14,000। देन स्टॉक है 40,000, स्टॉक का वैल्यू है बैलेंस शीट में 40,000, बुक वैल्यू पे ये सारी असेट्स हमें लेनी है यहाँ पे। देन बिल्डिंग और मशीनरी उनका रिवाइज वैल्यू दिया गया था, वो हमने क्वेश्चन में लिख लिया है। उसके बाद पीएनएल अकाउंट है, वो पीएनएल अकाउंट यहाँ पे नहीं आता, वो शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर हो जाएगा। तो जो भी असेट्स थी वो असेट्स हमने रिवाइज वैल्यू दी गई थी वो उनका रिवाइज वैल्यू लिया, जिनका रिवाइज वैल्यू दिया गया नहीं था वो असेट्स हमने बुक वैल्यू पे ली। तो इस तरह से हमारा गुप्ता कंपनी का टोटल असेट्स टेकन ओवर हो जाएगा 2,12,000। 2,12,000 उसमें से हम माइनस करेंगे लायबिलिटीज एक्सेप्टेड। तो गुप्ता कंपनी में भी लायबिलिटीज दी हुई है हमें, डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल, तो उनका अमाउंट हम ले लेंगे। डिबेंचर्स का अमाउंट दिया गया है हमें 40,000। देन क्रेडिटर्स का अमाउंट दिया है 32,000 और बिल्स पेएबल का अमाउंट दिया है हमें, क्रेडिटर्स का अमाउंट है 32,000 और बिल्स पेएबल का अमाउंट दिया है 14,000। तो इस तरह से टोटल लायबिलिटीज एक्सेप्टेड हो जाएगा हमारा गुप्ता कंपनी का 86,000। तो अब टोटल असेट्स टेकन ओवर में से अगर हम टोटल लायबिलिटीज एक्सेप्टेड माइनस करेंगे तो गुप्ता कंपनी का जो नेट असेट्स है वो नेट असेट्स हो जाएगा हमारा 1,26,000। तो ये जो हमारा नेट असेट्स आया है गुप्ता कंपनी का 1,26,000, यही हमारा परचेस कंसिडरेशन रहेगा गुप्ता कंपनी का 1,26,000। तो नेट असेट्स के थ्रू हमने परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट किया है। दास कंपनी का परचेस कंसिडरेशन आया है हमारा ₹2 लाख और गुप्ता कंपनी का परचेस कंसिडरेशन आया है हमारा 1,26,000। अब इसका मोड ऑफ पेमेंट देखना है, तो मोड ऑफ पेमेंट के लिए हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि जो दास कंपनी है वो दास कंपनी को जितना परचेस कंसिडरेशन पे करना है वो परचेस कंसिडरेशन हमें फुल्ली पेड अप शेयर्स इशू करके देना है। तो 2 लाख रुपीस के अगर शेयर्स हम उसको देंगे तो एक शेयर्स का वैल्यू कितना है हमारा 100 रुपीज। तो दास कंपनी को कितने शेयर्स दिए जाएंगे 2 लाख डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे यहाँ पे शेयर्स हो जाएंगे 2,000 शेयर्स, 2,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ठीक है। तो इस तरह से दास कंपनी को 2 लाख रुपीस शेयर्स के फॉर्म में पे किए जाएंगे। देन गुप्ता कंपनी के बारे में हमें बताया गया है परचेस कंसिडरेशन का पेमेंट। तो गुप्ता कंपनी में 1,200 शेयर्स देने वाले हैं, 1,200 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो 1,200 शेयर्स ₹100 ईच, यहाँ पे हो जाएगा 1,20,000। और जो बचा हुआ अमाउंट है, कितना बचेगा अमाउंट, परचेस कंसिडरेशन कितना है हमारा 1,26,000, 1,20,000 के शेयर्स हम दे रहे हैं, तो बचा कितना, बैलेंस कितना बाकी है 6,000। तो वो जो 6,000 बैलेंस है वो 6,000 हमें कैश में देना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक या फिर कैश एट बैंक 6,000। तो ऐसा कुल मिला के इसका भी परचेस कंसिडरेशन हो जाएगा 1,26,000। तो गुप्ता कंपनी का पेमेंट हो जाएगा 1,26,000। तो ये हो गया हमारा मोड ऑफ पेमेंट, जितना हमारा नेट असेट्स का या परचेस कंसिडरेशन का वैल्यू आया था और उसका मोड ऑफ पेमेंट, मतलब नेट असेट्स के थ्रू जितना हमारा परचेस कंसिडरेशन आएगा उतना मोड ऑफ पेमेंट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में बताया गया था। दास कंपनी को फुल्ली पेड अप शेयर्स देना है और गुप्ता कंपनी को शेयर्स एंड बैलेंस अमाउंट कैश में देना है 1,26,000,
क्लियर है? यहाँ पे हमारा नेट असेट्स और मोड ऑफ पेमेंट का मतलब परचेस कंसिडरेशन के पेमेंट का कैलकुलेशन हो गया है। अब हम देखेंगे हमारा सॉल्यूशन का फर्स्ट पोर्शन है जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ दास कंपनी। तो दास कंपनी में हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। तो अब हम देखेंगे कि दास कंपनी में जर्नल एंट्रीज कैसे की जाएगी। तो जैसे हमें बेसिक एंट्रीज में हमने देखा था कि जो वेंडर कंपनी रहती है, दास कंपनी क्या है हमारी? वेंडर कंपनी है। तो वेंडर कंपनी में जर्नल एंट्रीज कैसे की जाती है? तो सबसे पहले वेंडर कंपनी में जर्नल एंट्रीज जब हम करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि वेंडर कंपनी के बैलेंस शीट में जो भी असेट्स है वो असेट्स चाहे परचेसिंग कंपनी ने टेकन ओवर की हो या नहीं की हो, तो वो सारी की सारी असेट्स हमें रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफर करना पड़ता है। तो हमारी सबसे पहली एंट्री होगी यहाँ पे असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट एंट्री बनेगी हमारी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। जो असेट्स दी हुई है बैलेंस शीट में जो वैल्यू दिया गया होगा उस वैल्यू पे हमें असेट्स रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफर करना पड़ता है। तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट सारी की सारी टोटल असेट्स मिला के सब असेट्स है हमारी 2,30,000 की। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा हमारा 2,30,000 टू। अब जो असेट्स हमने रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफर किए वो सब असेट्स का अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो टू कैश एट बैंक अकाउंट, टू कैश एट बैंक अकाउंट अमाउंट दिया है कैश एट बैंक का 18,100। देन टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट का बैलेंस है यहाँ पे 13,700। देन टू डेटर्स अकाउंट, डेटर्स का बैलेंस है 8,400। देन टू स्टॉक अकाउंट, स्टॉक का बैलेंस है यहाँ पे बुक वैल्यू है 27,800। उसके बाद में है मशीनरी, टू मशीनरी अकाउंट, मशीनरी का बुक वैल्यू है यहाँ पे 50,000। देन उसके बाद में है कार, तो हम लेंगे यहाँ पे टू कार अकाउंट, कार का बुक वैल्यू है ₹20,000। देन उसके बाद में है बिल्डिंग, टू बिल्डिंग अकाउंट, तो बिल्डिंग का बुक वैल्यू है बैलेंस शीट में 70,000। देन उसके बाद में है टू पेटेंट्स अकाउंट, पेटेंट्स है 15,000। और उसके बाद में लास्ट असेट्स है हमारी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, तो बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट दिया है हमें 7,000। तो जो असेट्स थी वो असेट्स हमने रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफर कर दी। नरेशन हम लिखेंगे बीइंग ऑल असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ऑल असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, पहली एंट्री हो गई हमारी असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब नेक्स्ट सेकंड जो लायबिलिटीज है, जो लायबिलिटीज परचेसिंग कंपनी ने एक्सेप्ट की है वो लायबिलिटीज हमें रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफर करना पड़ता है। तो उन लायबिलिटीज का अकाउंट डेबिट हो जाएगा और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो कौन कौन सी लायबिलिटीज हमने ट्रांसफर की है? तो सबसे पहला है हमारा डिबेंचर अकाउंट, तो यहाँ पे आएगा डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। डिबेंचर्स अकाउंट का वैल्यू दिया है 29,000। देन बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल का अमाउंट है हमारा 5,000। देन क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, 10,000, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 10,000। तो यहाँ पे टू रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में जाएगी लायबिलिटीज, टू रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा हमारा 44,000। नरेशन हम लिखेंगे बी एक्सेप्टेड लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, जो लायबिलिटीज थी वो हमने रियलाइजेशन अकाउंट को
ट्रांसफ़र कर दी। अब नेक्स्ट थर्ड एंट्री में जो शेयर कैपिटल है वो शेयर कैपिटल और जो शेयर होल्डर्स फंड है, मतलब शेयर होल्डर्स के हिस्से का जो फंड है, जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जनरल रिजर्व, तो वो शेयर होल्डर्स अकाउंट को ट्रांसफर हो जाएगा। तो हमारी तीसरी एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल और शेयर होल्डर्स फंड ट्रांसफर टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो यहाँ पे तीसरी एंट्री हमारी बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना है शेयर कैपिटल दास कंपनी का 1,60,000, 1,60,000। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट है हमारा 24,000। देन जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व का अमाउंट है 2,000 टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, नरेशन आएगा हमारा यहाँ पे बीइंग शेयर कैपिटल एंड शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल एंड शेयर होल्डर्स फंड ट्रांसफर टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, ट्रांसफर टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, ट्रांसफर टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो यहाँ पे हमारा अमाउंट हो जाएगा, शेयर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 1,86,000, 1,86,000। ठीक है, अब जो इंटरनल लायबिलिटीज और शेयर कैपिटल था वो हमने शेयर होल्डर्स अकाउंट को ट्रांसफर कर लिया है 1,86,000। अब यहाँ पे अगर आपको मिसलेनियस एक्सपेंसेस दिया रहता तो वो शेयर होल्डर्स अकाउंट को ट्रांसफर हो जाता, लेकिन इस प्रॉब्लम में हमें मिसलेनियस एक्सपेंसेस दिया हुआ नहीं है। तो उसके बाद चौथी एंट्री बनेगी हमारी, जो परचेज कंसिडरेशन हमें दास कंपनी से लेना है, दास गुप्ता कंपनी से जो परचेज कंसिडरेशन हमें लेना है, तो परचेज कंसिडरेशन रिसीवेबल की एंट्री हमारी बनेगी। तो परचेज कंसिडरेशन रिसीवेबल की एंट्री हमारी बनेगी दास गुप्ता कंपनी अकाउंट डेबिट, दास गुप्ता कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट। परचेज कंसिडरेशन कितना है दास कंपनी का ₹2 लाख, तो यहाँ पे अमाउंट आएगा हमारा ₹2 लाख। टू यहाँ पे आएगा रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट ₹2 लाख। यहाँ पे हमारा नरेशन रहेगा बीइंग पीसी रिसीवेबल, बीइंग पीसी रिसीवेबल, यहाँ पे पीसी रिसीवेबल। देन जो पीसी रिसीवेबल था हमने दास गुप्ता कंपनी को डेबिट किया है, वो दास गुप्ता कंपनी अब हमें परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट करेगी। तो परचेज कंसिडरेशन हमें रिसीव्ड होगा। तो परचेज कंसिडरेशन किस फॉर्म में रिसीव होने वाला है, तो शेयर्स के फॉर्म में दास गुप्ता कंपनी हमें 2000 शेयर्स देने वाली है पीसी के बदले में। तो यहाँ पे शेयर्स हमारे पास आएंगे, तो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा शेयर्स इन दास गुप्ता कंपनी अकाउंट डेबिट, शेयर्स इन दास गुप्ता कंपनी अकाउंट डेबिट। अमाउंट रहेगा 2 लाख रुपीस के शेयर्स आने वाले हैं, तो अमाउंट रहेगा 2 लाख रुपीस टू दास गुप्ता कंपनी अकाउंट, टू दास गुप्ता कंपनी लिमिटेड अकाउंट। यहाँ पे जब परचेज कंसिडरेशन रिसीवेबल था तब हमने उसको डेबिट किया, अब उसकी तरफ से हमें पीसी रिसीव्ड हो जाएगा, तो दास गुप्ता कंपनी लिमिटेड का अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे ₹2 लाख। तो यहाँ पे हमारा नरेशन आएगा बीइंग पीसी रिसीव्ड, परचेज कंसिडरेशन रिसीव्ड। तो पांचवी एंट्री हमारी हो गई। देन नेक्स्ट छठवीं एंट्री होगी हमारी, अब जो भी कैलकुलेशन हमने किया है रियलाइजेशन अकाउंट पे, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे इसमें जो शेयर्स आए हैं वो शेयर्स तो हमें शेयर होल्डर्स अकाउंट को देना ही है, लेकिन उसके पहले हमें रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंसिंग करना है, और जो रियलाइजेशन अकाउंट पे जो हमारा प्रॉफिट या फिर लॉस आया होगा, जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो हमें शेयर होल्डर्स अकाउंट को ट्रांसफर करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें शेयर होल्डर्स रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ता है। तो अगर हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो उसके थ्रू हमारा जो
शेयर होल्डर्स अकाउंट को ट्रांसफर करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने शेयर होल्डर्स अकाउंट नहीं बनाया, तो हमें यहाँ पे ओरली कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे हम देखेंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट में कितना अमाउंट हो गया है और क्रेडिट में कितना अमाउंट हो गया है, और उसके थ्रू ओरली हम वहाँ का प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ है 2,30,000, तो हम एज्यूम करेंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में 2,30,000 है। अब क्रेडिट में देखेंगे लायबिलिटीज जो गई थी क्रेडिट में वो अमाउंट था हमारा 44,000, और जो हमारा पीसी था, परचेस कंसिडरेशन था, वो था 2 लाख रुपीज। तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में पीसी के 2 लाख रुपीज और जो लायबिलिटी थे उसके 44,000 रुपीज। तो ऐसे कुल मिला के रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है हमारा 2,44,000 और डेबिट में है हमारा 2,30,000। तो 2,44,000 में से अगर हम 2,30,000 माइनस कर देंगे तो रियलाइजेशन का प्रॉफिट आएगा हमारा ₹14,000। तो वो जो प्रॉफिट आया है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट का, वो हमें शेयर होल्डर्स अकाउंट को ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एंट्री होगी हमारी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रॉफिट है तो वो कहाँ रहेगा, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। अमाउंट है उसकी 14,000 टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, टू शेयर होल्डर्स अकाउंट रुपीज, अमाउंट है उसकी 14,000। यहाँ पे हमारा नरेशन रहेगा बीइंग प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, ट्रांसफर टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। जो प्रॉफिट आया था हमारा रियलाइजेशन का वो हमने शेयर होल्डर्स अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया। और अब लास्ट में जो बैलेंस बचा है शेयर होल्डर्स अकाउंट का, तो वो बैलेंस बचा है हमारा ₹2 लाख। तो वो 2 लाख रुपीज बैलेंस हमें जो शेयर्स हमें दासगुप्ता कंपनी से मिले हैं वो शेयर्स हमें शेयर होल्डर्स अकाउंट को ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारी एंट्री बन जाएगी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू, ये जो शेयर्स है दासगुप्ता कंपनी के वो हमें ट्रांसफर करना पड़ता है। तो यहाँ पे जब शेयर्स मिले थे तो शेयर्स इन दासगुप्ता कंपनी अकाउंट डेबिट हुआ था। अब वो शेयर्स हम शेयर होल्डर्स अकाउंट को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यहाँ पे शेयर्स इन दासगुप्ता कंपनी का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रेडिट होगा टू शेयर्स इन दासगुप्ता कंपनी लिमिटेड, शेयर्स इन दासगुप्ता कंपनी लिमिटेड। अमाउंट है ₹2 लाख, ₹2 लाख। यहाँ पे नरेशन रहेगा हमारा बीइंग शेयर्स इन दासगुप्ता कंपनी लिमिटेड ट्रांसफर टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, ट्रांसफर टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, ट्रांसफर टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। इस तरह से जब हम 2 लाख रुपीज के शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर कर देंगे तो शेयर होल्डर्स अकाउंट का भी बैलेंसिंग हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ दास कंपनी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे सेकंड पार्ट, ओपनिंग बैलेंस शीट इन दी बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी, मतलब दासगुप्ता कंपनी। धन्यवाद।